वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो मुख्य बातें हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको समझ लेते हैं, ताकि आप इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसे इजीली सॉल्व कर पाएँ। और वैसे ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी सारी की सारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम इस चैप्टर में ज्यामिति शब्द का अर्थ जान लेते हैं कि ज्यामिति क्या होती है। ठीक है, तो ज्यामिति को इंग्लिश में कहा जाता है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला जियो और दूसरा मिट्रिल। ठीक है, यहाँ पर जियो शब्द का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी, है ना, भूमि कह दो या पृथ्वी कह दो, बात वही है, तो भूमि या पृथ्वी। और मीट्रिन शब्द का अर्थ होता है मापना। ठीक है, तो यहाँ से आप ज्यामिति शब्द का अर्थ निकाल सकते हो कि ज्यामिति का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी को मापना। ठीक है, वास्तव में जो ज्यामिति का उद्गम हुआ है वो भूमि या पृथ्वी को मापने की आवश्यकता के कारण ही हुआ है। ठीक है, और ज्यामिति का जो यूज है वो आज से नहीं हो रहा है। ठीक है, प्राचीन सभ्यताओं से होता आ रहा है। प्राचीन सभ्यता में भी लोग ज्यामिति का यूज करते थे, गणित की शाखा का अध्ययन किया करते थे। ठीक है, तो जो प्राचीन सभ्यता के लोग थे उन्हें अपने दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में कुछ व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिससे कि ज्यामिति का विकास करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, और इस ज्यामिति के विकास में यूक्लिड ने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करे हैं, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ी भूमिका है। तो आइए अब हम यूक्लिड के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन है। आइए अब यूक्लिड के बारे में जान लेते हैं कि यूक्लिड कौन थे। ठीक है, तो यूक्लिड जो थे वो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक गणित के शिक्षक या टीचर थे। ठीक है, और इनके पास गणित की जितनी भी नॉलेज थी, या कह लें कि ज्यामिति की जितनी भी नॉलेज थी, उस सब नॉलेज को इन्होंने एक प्रॉपर वे से, एक अच्छे तरीके से एलिमेंट्स नामक ग्रंथ में लिखा। ठीक है, तो आप लोग इस इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ का भी नाम याद रखेंगे। क्या नाम था? एलिमेंट्स। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, और इस एलिमेंट्स ग्रंथ में टोटल 13 चैप्टर थे, मतलब 13 अध्याय थे, और प्रत्येक अध्याय को पुस्तिका का नाम दिया गया। ठीक है, अब देखिए जो प्रथम पुस्तिका थी, मतलब एलिमेंट्स ग्रंथ की जो पहली पुस्तिका थी, उसमें उन्होंने कुल 23 परिभाषाएं दी, किसकी? ज्यामिति की। ठीक है, उनमें से हमारी एनसीईआरटी 9th क्लास की गणित की बुक में टोटल 7 परिभाषाएं हैं। तो आइए बारी बारी से अब इन्हें हम समझते हैं। अब हम यूक्लिड की परिभाषाएं समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहली परिभाषा है एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। ठीक है, मैंने सपोज दैट यहाँ पर एक क्या बनाया, बिंदु, तो यहाँ पर इस बिंदु का कोई भी भाग नहीं है, है ना, ना ही लंबाई है ना ही चौड़ाई है। ठीक, अब सेकंड है एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि एक रेखा में केवल और केवल क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है ना। अब थर्ड है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। ठीक, तो हम सपोज दैट यहाँ पर क्या बना ले, एक रेखा, तो ये जो रेखा के सिरे होते हैं, सिरे मतलब लास्ट वाले, ठीक है, तो ये क्या होते हैं भाई? एक बिंदु होते हैं, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक बिंदु। अब फोर्थ है एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से होती है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हिंदी दे रखी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस परिभाषा का क्या मतलब है। ठीक है, यदि हम बिल्कुल करीब करीब में क्या बनाते जाए, बिल्कुल पास पास में, ठीक है, बिंदु बनाते जाएं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी? एक रेखा। ठीक है, यदि हम बिंदु को बिल्कुल पास पास में ऐसे बनाते जाए ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगी? हमें रेखा। चलिए अब 5th, 6th और 7th परिभाषा भी समझ लेते हैं।
यूक्लिड की परिभाषाओं में फिफ्थ परिभाषा है, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक तल या पृष्ठ कह लें बना लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए इस पृष्ठ या तल में केवल क्या है, लंबाई और क्या है, चौड़ाई। ठीक है, तो उन्होंने अपनी फिफ्थ परिभाषा में यही चीज़ बोली है कि एक पृष्ठ वह है जिसके या जिसकी केवल लंबाई और क्या होती है, चौड़ाई। ठीक, अब सिक्स्थ समझ लेते हैं। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। ठीक है, पृष्ठ के जो किनारे होते हैं वो रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, एक पृष्ठ है। ठीक है, तो पृष्ठ के जो किनार है, मतलब ये और ये चारों साइड की बाउंड्री क्या है, किनार। तो ये किनार क्या होती है, रेखाएं। स्पष्ट रूप से हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके जो किनारे हैं वो क्या है, रेखाएं। ठीक है, अब सेवेंथ समझ लेते हैं कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा ही हिंदी दे रखी है स्पेशल टाइप की, तो इसे हम थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पर ऐसे लाइन खींचते जाऊँ बिल्कुल सपाट या बिल्कुल करीब करीब। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने बिल्कुल करीब करीब क्या खींची लाइन, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या बन गया भाई, एक तल। ठीक है, क्या बन गया, एक तल, या कह लें एक क्या बन गया, पृष्ठ। ठीक है, तो ये 7वें नंबर की परिभाषा में ये बोला गया कि हम जब लाइनों को बिल्कुल पास पास खींचते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक पृष्ठ। ठीक है, आई होप यूक्लिड की सातों परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ एक और चीज़ बताना भूल गई कि यूक्लिड की परिभाषाओं में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जिन्हें और परिभाषित करने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने पहली जो परिभाषा है वो पढ़ी थी कि बिंदु वह होता है जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, अब भाग को हमें और आगे समझने की आवश्यकता है कि भाग क्या होता है। ठीक है ना, तो भाग को यदि हम समझे किससे, क्षेत्र से, है ना, तो क्षेत्र को भी हमें आगे समझाने की आवश्यकता होगी, इसे भी हमें परिभाषित करना होगा। ठीक है, इस प्रकार परिभाषाओं की क्या आ जाएगी, एक श्रृंखला आ जाएगी। ठीक है, तो और भी ऐसे शब्द हैं, भाग ही नहीं, है ना, यूक्लिड की जो परिभाषा है उसमें जैसे भाग है, सपाट है, लंबाई है, चौड़ाई है, जिसे हमें आगे और परिभाषित करने की आवश्यकता है। लेकिन उसको जब हम परिभाषित करेंगे तो परिभाषाओं की एक श्रृंखला आ जाएगी, है ना। इसलिए कुछ गणितज्ञों ने ना बिंदु, तल और रेखाएं, यूक्लिड ने जो परिभाषाएं दी थी उनको परिभाषित नहीं माना। क्या माना, अपरिभाषित पद माने हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे समझते हैं। अब हम यूक्लिड ने जो अभिग्रहित और अभिधारणाएं दी हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। और इस चैप्टर में अभिग्रहित और अभिधारणाएं ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो जो अभिग्रहित है ना उसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सियोम्स, और अभिधारणाएं जो हैं उनको कहा जाता है पोस्टुलेट्स। ठीक है, और अभिग्रहित और अभिधारणाएं जो है ना ये दोनों ही क्या हैं, कल्पनाएं हैं। ठीक है, दोनों ही क्या हैं, कल्पनाएं हैं। ठीक है, और ये कल्पनाएं जो हैं वो सर्वव्यापी सत्य हैं, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। और यूनिवर्सल ट्रुथ जो चीज़ें होती है उनको हम और ज़्यादा सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये जो है सो हैं, इनको हमें और ज़्यादा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो यूक्लिड ने जो अभिग्रहित दिए हैं वो टोटल 7 दिए हैं, और अभिधारणाएं दी हैं वो टोटल 5 दिए हैं। ठीक है, तो अब इन्हें हम बारी बारी से समझते हैं। तो चलिए यूक्लिड द्वारा दिए गए अभिग्रहितों को समझते हैं। पहला अभिग्रहित उन्होंने दिया है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज दैट हमने m बराबर ले लिया n और m बराबर ले लिया एक बार p। ठीक है, m के बराबर क्या है n और m के ही बराबर क्या है p। ठीक है, तो n और p भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ताकि आप आगे की एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएं। ठीक है, अब सेकंड है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होता है, बराबर। ठीक है, सपोज दैट
हम 10 के बराबर क्या ले लेते हैं 10, ठीक है। तो बोला गया कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, है ना, बराबरों को बराबरों से यदि हम जोड़ दें, सपोज दैट 2 से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो पूर्ण मतलब इनका योग भी क्या होगा बराबर, ठीक है। तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि यदि बराबरों को बराबरों से जोड़ा जाए तो इनका जो पूर्ण है वो भी क्या आता है बराबर, ठीक। अब थर्ड है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होते हैं बराबर, ठीक है ना। तो इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ लेकर समझते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट 2 पक्ष हमने ले लिए बराबर और बराबरों में से हमने घटा दिया बराबर, ठीक है, मतलब दोनों पक्षों से हमने घटा दिया 5, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा शेष 5 जो कि आपस में क्या है बराबर, ठीक है। तो अभिग्रहित में भी यही बोला गया है कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक और चीज आप समझ लीजिए कि जो अभिग्रहित है वो तो कल्पनाएं हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसी कल्पनाएं हैं जो निरंतर गणित में उपयोग होती हैं, ठीक है। तो आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, ठीक है, कि अभिग्रहित वे कल्पनाएं हैं जो निरंतर गणित में उपयोग होती हैं, ठीक है। और हमने एक और चीज पढ़ी थी अभिधारणा, ठीक है, या उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभिधारणाएं वे कल्पनाएं होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ ज्यामिति में उपयोग या प्रयोग होता है, ठीक है। तो अभिधारणा का जो प्रयोग है वो ज्यामिति में होता है और अभिग्रहित या एक्सियोम्स का जो प्रयोग है गणित में निरंतर प्रयोग होता है, ठीक है। फोर्थ अभिग्रहित है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। यहाँ पर संपाती का अर्थ हम जान लेते हैं। संपाती मतलब ऐसी वस्तुएं जिसे हम एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करें या फिर एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से ढक लें, ठीक है। तो चौथा जो अभिग्रहित है उसमें यही चीज बोली गई है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के क्या होती हैं बराबर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर 2 वर्ग बना लेती हूँ, यहाँ देखिए मैंने 2 वर्ग बनाया है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, ठीक है, और एक दूसरा भी वर्ग है जो कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है, ठीक है। अब देखिए दोनों जो वर्ग हैं एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे संपाती, मतलब एक दूसरे पे यदि हम अध्यारोपित करेंगे तो वो एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से ढक लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों वर्ग क्या होंगे बराबर, है ना, अभिग्रहित के अकॉर्डिंग। तो यही चीज उसमें बोला गया है कि वे वस्तुएं जो परस्पर क्या हो संपाती हो एक दूसरे के क्या होती हैं बराबर होती हैं। चलिए 5th नंबर का देख लेते हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कोई एक वस्तु है तो यदि हम उसका कुछ पार्ट अलग कर दें या कुछ भाग अलग कर दें उससे, तो जो पूरा भाग है ना, तो वो जो भाग हमने अलग किया है वो पूरे भाग से हमेशा क्या होगा छोटा होगा या पूरा भाग हमेशा उस टुकड़े से क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। तो उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट ये एक वस्तु है, यदि हमने इससे इतना पार्ट निकाल दिया, मतलब इतना पार्ट यदि निकाल दिया तो ये पार्ट हमेशा इससे छोटा होगा, या ये कह दें कि ये पूर्ण है, ठीक है, और ये इसका एक भाग है तो पूर्ण हमेशा इस भाग से क्या होगा बड़ा होगा। यही चीज इस 5th अभिग्रहित में बोला गया है कि पूर्ण अपने भाग से क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है ना। 6th अभिग्रहित है एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर क्या होते हैं बराबर, ठीक है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मैंने ले लिया a बराबर 2b, मतलब a बराबर है किसके 2b के, वैसे ही हम a बराबर ले लेते हैं क्या 2c, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ रही होगी कि एक ही वस्तुओं के दुगने, मतलब ये एक ही वस्तु है a, ठीक है, इसके बराबर में 2b, इसके बराबर में 2c, है ना। तो एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर क्या होते हैं बराबर, मतलब b और c भी क्या होंगे आपस में बराबर, ठीक है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई हो, ठीक है। 7th नंबर का भी कुछ इसी तरीके का है कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर क्या होते हैं बराबर, ठीक है। अभी हमने यहाँ दुगना लिया था, अब आधा ले लेंगे। सपोज दैट ये एक वस्तु है a और यहाँ भी ले लेते हैं a, ठीक है। तो इसका आधा ले लेते हैं हम 1/2 या आधा b,
और 1/2 सी, ठीक है। तो यहाँ पर बी और सी आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है। इस प्रकार जो यूक्लिड ने अभिग्रहित दिए थे 7 अभिग्रहित, वो हमने सारे के सारे समझ लिए। आई होप आपको सारे अभिग्रहित अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसकी एक्सरसाइज जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। चलिए अब हम यूक्लिड की अभिधारणाओं को समझ लेते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो अभिधारणाएं क्या होती हैं, कल्पना होती है, ठीक है। वे कल्पनाएं जिनका संबंध सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, ज्यामिति से होता है, ठीक है। तो देखिए हम जो यूक्लिड ने अभिधारणाएं दी थी 5, उनको समझ लेते हैं बारी बारी से, ठीक है। फर्स्ट अभिधारणा है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। मतलब ये एक बिंदु है और ये अन्य एक बिंदु है, तो इससे होकर हम एक सीधी रेखा क्या कर सकते हैं भाई, खींच सकते हैं, ठीक है। फिर से समझते हैं कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। सेकंड अभिधारणा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर शांत रेखा का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। यूक्लिड के समय में मतलब 300 ईसा पूर्व जो अभी रेखाखंड होता है ना, उसे शांत रेखा कहा जाता था, ठीक है। अभी हम इसको जो है रेखाखंड के नाम से जानते हैं, किसको, शांत रेखा को, ठीक है। तो शांत रेखा क्या होती है, एक रेखाखंड, ठीक है। तो अभिधारणा में यह बोला गया है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चाहो तो हम इधर बढ़ा सकते हैं और या फिर हम इधर इसको अनिश्चित रूप से कितना भी मर्जी चाहे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड अभिधारणा है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। सपोज दैट, तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कोई एक केंद्र है और ये एक त्रिज्या है, तो इससे होकर हम एक क्या खींच सकते हैं, वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, तो बिल्कुल खींचा जा सकता है और हमने खींच भी चुके, ठीक है। फोर्थ अभिधारणा है सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो इस बात को हम समझ लेते हैं। ये मैंने क्या बनाया, समकोण, ठीक है। ये थोड़ा और बना लेते हैं, बड़ा समकोण, ठीक है, और बड़ा बना लेते हैं समकोण, ठीक है। तो देखिए सभी समकोण आपस में या एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। मतलब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तीनों जो मैंने समकोण बताए वो एक दूसरे के क्या है, बराबर, ठीक है। अब फिफ्थ अभिधारणा हम समझते हैं। यूक्लिड की फिफ्थ अभिधारणा है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू या चित्र के थ्रू समझेंगे, ठीक है। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। यहाँ पर मैं दो समकोणों का मतलब बता दूं, दो समकोण का मतलब होता है 90-90 अंश या 90-90 अंश, तो दोनों का योग करेंगे तो 180 अंश होगा, ठीक है। तो यहाँ दो समकोण का मतलब 180 अंश है, ठीक है। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों या 180 अंश से कम होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। सपोज दैट ये दो सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम एक सीधी रेखा को गिरा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को दो अंतःकोण दिख रहे होंगे, एक तो ये और एक दूसरा ये, ठीक है। तो इनका योग जो है ना वो 180 अंश से क्या है, कम है, ठीक है। अब बोला गया है कि ये जो दो सीधी रेखा है इनको अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने पर, ठीक है, जैसे मैं इसको बढ़ा दूं, ठीक है, आगे बढ़ाने पर ये दोनों रेखाएं उसी ओर मिलती हैं जिस ओर इन दोनों अंतःकोणों का योग दो समकोणों से कम होता है, ठीक है। अब देखिए जाहिर सी बात है, अब इनको हम इन दोनों रेखाओं को यदि आगे बढ़ाएंगे, इस तरफ भी मैं बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरफ तो मिलेंगी नहीं, है ना। किस तरफ मिलेंगी, इस तरफ, जिस तरफ दो अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम होता है। आई होप ये सारी चीज़ें, मतलब जितने भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए, मतलब अभिधारणाएं और अभिग्रहित,
ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। ठीक है, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन होता है ना, उसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो नए वीडियोज़ हैं आप तक ईजिली पहुँचते रहें। ठीक है, और ये बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इससे और भी बच्चों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।